तो एक बार तुम्हारे लिए समराइज कर देती हूँ की टेक अवेज। नंबर 1, इन्फ्लेशन लगाते टाइम ध्यान रखना, इन्फ्लेशन कैलकुलेशन किस साल से होनी है, कितनी रेट पे होनी है, किस पे कितनी होनी है, उसका ध्यान रखना। सेल लिंकिंग में दिक्कत का ध्यान रखना। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के केस में बच्चे भूल जाते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज एनपीवी अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में थ्योरी लिखते टाइम बच्चे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते, यानी कि अप्रोचेस तो बता देते हैं, आगे भूल जाते हैं कि रिकमेंडेशन भी देनी थी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे हमें चूकना नहीं है, ध्यान से एक एक वर्ड देखना वो पूछ क्या रहा है। तो अब जब आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे और कोई पार्ट उसमें ऐसा निकल के आ जाए, साइड बाय साइड स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम। अब आप इसको आंसर से कैसे चेक करोगे, थ्योरी वाले को आंसर से चेक करने की कोशिश कैसे करेंगे, वो तुम्हें सिखाती हूँ कि इसको कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला सवाल ये होता है, क्या मैं रिक्वायरमेंट पहले पढ़ूं या फिर मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पहले पढ़ूं। दोनों अप्रोचेस में से कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। मैं पहले अप्रोच ये वाली यूज कर लेती हूँ। एक बार मैं रिक्वायरमेंट देख लेती हूँ। मेरे पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन में यहां थ्योरी है, यहां भी कुछ एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हो सकता है उस एक्सप्लेनेशन को कुछ कैलकुलेशन के साथ मुझे सब्सटैंशिएट करना हो। लेकिन फर्स्ट वाला पूरा कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? एनपीवी की। कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट बोल रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? कैपिटल राशनिंग से रिलेटेड है। कैपिटल राशनिंग दिमाग में आते ही मेरे दिमाग में क्या चीज आ जानी चाहिए इमीडिएटली? मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा और रैंकिंग करनी पड़ेगी। सही बोल रही हूँ? अभी तुम लोगों को याद नहीं होगा इसलिए मैं हेल्प कर रही हूँ, लेकिन ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन देखते ही थोड़ी सी तसल्ली देंगे कि हाँ मुझे ये सब आता है। तो चलो, इंफॉर्मेशन में एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने की तरफ कैलकुलेशन चालू करते हैं। Guys, the moment you enter the class, please keep yourself mute. Okay. Crockett Co is a manufacturing company that has 3 investment decisions for the coming year. Investment decision 1, investment decision 2 and investment decision 3. मुझे 3 investment decisions दिख रहे हैं, ये इस कंपनी को लेने हैं। Investment decision 1, 6 investment projects are being considered with the following details. Project ABCDEF, इसका सबका आउटले दिया हुआ है, इन सब की नेट प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, लेकिन एक खास बात है, guys please keep yourself mute. एक इसकी खास बात है, प्रोजेक्ट नंबर बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू नॉट येट नोन आ रही है। तो मैं ऐसे फैसला कैसे लूंगी, चलो आगे देखेंगे। प्रोजेक्ट बी इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द फॉलोइंग कैश फ्लोज। तो कुछ इंफॉर्मेशन आ गई। ईयर आपके पास कितने हैं? 4 साल है। आपके पास सेल्स इनकम है, आपके पास कॉस्ट्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली किसके लिए है? किसके लिए? जल्दी जल्दी बताते जाओ। प्रोजेक्ट बी। Project B cash flows are before allowing for inflation of 4% per year for sales income and 5% per year for costs. कौन सा वाला केस है ये? स्पेसिफिक रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन वाला या जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाला? जल्दी बताओ। स्पेसिफिक वाला। तो आपको जो मैं बोल रही हूँ ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब भी स्पेसिफिक रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन होती है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? मनी मेथड या रियल मेथड? मनी मेथड। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। जब स्पेसिफिक रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो वहां पे गलती से रियल मेथड में कैलकुलेशन कराते हैं। एग्जामिनर रिपोर्ट में बार बार ये चीज बोली गई है कि कई बच्चों ने रियल मेथड यूज कर दिया बावजूद इसके कि स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन दी हुई थी। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जहां स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वहां मनी मेथड ही लगेगा, रियल मेथड नहीं लग सकता। 0.00001% केस होगा जिसमें क्वेश्चन बोलेगा कि तुम यहाँ पे बावजूद इसके कि स्पेसिफिक रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन दिए तुम फिर भी रियल मेथड लगाओ। वेरी एक्सट्रीमली लेस चांसेस तो मनी मेथड लगेगा। क्रॉकेट को हैज अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%। अगर ये रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती तो मुझे नॉमिनल बनानी पड़ती, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्होंने खुद दे दी।
नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इन्फ्लेशन जुड़ा होता है या हमें और एडजस्ट करना पड़ता है? ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। ऑलरेडी एडजस्टेड होता है। ड्यू टू मैनेजमेंट रिलक्टेंस टू रेज न्यू फाइनेंस, capital for investment in the above projects is currently restricted to $5 million. Projects A, B, C, D and F. A, B, C नहीं था, sorry, D था और F are all independent, but projects C and E are mutually exclusive. C को हाईलाइट कर लेती हूँ, आप एग्जाम में भी हाईलाइट कर पाएंगे, और D को भी हाईलाइट, E को हाईलाइट कर लेते हैं, सॉरी, E को हाईलाइट कर लेते हैं. These are mutually exclusive. What is the meaning of mutually exclusive? They could not be taken. दोनों में से एक ही ले सकते हैं। Either this or that. Either or वाला केस है. Either we can take C or we can take E. Taking both C and E, not possible. That is mutually exclusive projects. All of the above projects are divisible and none can be delayed or repeated. What is the meaning of the word divisible? We can prorate it as well. We can take a project in parts. I can take 10% of a project, I can take 50% of a project, चलता है. इसका मतलब है डिविजिबल है. ठीक है, ओके. अब इन्होंने क्या बोला था रिक्वायरमेंट में? फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी. डू वी हैव ऑल द कैलकुलेशन फॉर प्रोजेक्ट बी? सीम्स लाइक यस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 तो फिर एक अलग चीज हो गई, इन्वेस्टमेंट डिसीजन 3 एक अलग चीज हो गई. यहां एक कॉमन नोट है, शायद इसको देख लेते हैं. The 5 million capital constraint outlined with investment decision 1 applies to that investment decision only and not to investment decisions 2 and 3. यानी कि ये जो कमी इन्होंने बताई थी कि हमारे पास पैसे लिमिटेड है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 में ही थे, बाकियों में नहीं. कहां था ये? इस लाइन में था. ठीक है, यानी 5 मिलियन का जो पैसे की कमी की रेस्ट्रिक्शन की कंडीशन है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 में है, 2 में और 3 में नहीं है. गॉट इट? मैं फिर भी एग्जाम में तो बाकी दोनों के ऊपर भी एक बार फटाफट नजर दौड़ाऊंगी कि कहीं कोई इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1 को तो नहीं इंपैक्ट कर रही है. जल्दी जल्दी. Number of employees have company car, entire company car fleet is renewal, replaced. Management is not sure if optimum length of time, feel 4 years, 5 years should be considered. ये investment decision 1 में नहीं घुस रहा. Investment decision 3. Management are considering the financial viability of another project, but as yet no detailed information is available. One of the reasons for this is the variable. Okay, for example, selling price inflation is this. General rate is expected to differ for both of this. Management is not sure whether the appraisal could be performed. कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 और 3 की 1 को इंपैक्ट नहीं कर रही. तो मैंने फटाफट ये रीड करके चेक करना है. कर लिया जी चेक. अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट पे. क्या थी रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट थी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ विच प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट बी. करेक्ट. पहली चीज, प्लीज ऑलवेज मार्क द numbers which are given in the question. It has to be part A. Many students fail to mark the parts. Please part numbers mark किया करो. एग्जामिनर को जरूरत है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपका प्रोफेशनलिज्म ये बोलता है कि अगर उसने पार्ट नंबर ए मार्क किया है तो आप भी ए मार्क करेंगे. और ए में भी अब ये कौन सा पार्ट है? 1. Some students mark it as part A. Some students mark it as part 1. Some students mark it as part 1. ये तो कोई पार्ट्स का रेफरेंस ही नहीं है, अच्छा नहीं लगता. डोंट डू इट. ठीक है, जो पार्ट नंबर्स क्वेश्चन में यूज करें वही यूज करो. नेक्स्ट हेडिंग देंगे, कैलकुलेशन. मेरे साथ साथ करना. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ व्हाट? और अंडरलाइन. और अब हम इसकी नीचे कैलकुलेशन करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी. आ जाओ प्रोजेक्ट बी की सारी कैलकुलेशंस पे. इन्होंने सेल्स दे दी, कॉस्ट्स दे दी, फिर बोला प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज आर बिफोर अलाउइंग फॉर इन्फ्लेशन ऑफ 4% फॉर सेल्स एंड 5% फॉर कॉस्ट्स.
और कंपनी की नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है 10%। यानी इस इंफॉर्मेशन में सबसे पहली चीज जो बच्चे बहुत मिस कर जाते हैं, वो क्या मिस कर जाते हैं? सेल्स पे इन्फ्लेशन डालना। दूसरी गलती, जो इन्फ्लेशन डालते हैं वो इन्फ्लेशन गलत डाल देते हैं। तो इन्फ्लेशन के ऊपर कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना। 80% बच्चे गलती करते हैं इन्फ्लेशन अप्लाई करने में। देखते हैं तुम लोग क्या अप्लाई करोगे। ईयर्स डाल दूं सबसे पहले, ईयर 1, देन 2, 3 एंड 4 ईयर, चारों साल डल गए। सेल्स, पहले साल की सेल्स कितनी होंगी? 725 है ना? मैम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। करो इन्फ्लेशन प्रोवाइड। इन्फ्लेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं? इनटू 1 प्लस रेट। 1.04 बोलूं तो चलता है? यस मैम। 754 is the value of sales of the first year। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं? 754 पे 1.04 अप्लाई करते हैं और ईयर 2 का इन्फ्लेटेड सेल्स आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक तो किया है? सेल्स अलग है मैम, 2 इयर्स का नहीं लगाया ना? No, the Sales income is अलग है। different. Sales Second income is साल का different. लगेगा ना? 765. Say that 7. It's not 725 getting inflated every year. It's a different number in year 2. It's 765. But 765 needs inflation now. Now the challenge is, give me the value of the inflated value for year 2. 765 से कैसे inflation calculation होगा? 765 into 1.04, बस यही तो होगा, है ना? With the power 2. 2 years। Power 2. We'll apply it for 2 years। पहले साल का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट प्लस दूसरे साल का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, दैट मीन्स 1.04 to the power 2 will be the correct amount of inflated sales। यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, और बहुत का अगर मैं रेशियो बोलूं, अराउंड 80% बच्चे गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखना, 725 पे ही अप्लाई नहीं करते जाना है। द नंबर ऑफ सेल्स इज डिफरेंट फॉर ऑल ईयर्स। तो हमें हर अलग सेल्स नंबर के ऊपर इनको इन्फ्लेशन लगाना है। अब ईयर 3 बताओ जल्दी से। 885 पे बोलते जाओ, बोलो, अनम्यूट करो और बोलो। Power 3. 1.04. 0.04 power 3। सबको पता है पावर कैसे लगाई है? मैंने शिफ्ट और 6 दबाया है एक साथ, तो वो पावर लग गई। ठीक है, दिस इज 995.5। फोर्थ ईयर का क्या बोलते हो? And 4 years of inflation, this gives me 715। Now most of the students are confused कि मैम मैं राउंड ऑफ कर दूं, कितने डेसिमल तक रखूं? क्वेश्चन ने यहाँ पे ट्रिपल जीरोस में वैल्यूज दे रखी हैं। आप चाहो तो इसको पूरे को यहीं पे राउंड ऑफ कर सकते हो, वरना आप चाहो तो लास्ट नंबर है उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। सो राउंडिंग ऑफ पे एसीसी में नंबर नहीं कटते अंटिल अनलेस द क्वेश्चन क्लैरिफाइज कि मुझे 2 डेसिमल पॉइंट तक आपके आंसर्स चाहिए। हम सारी वैल्यूज ट्रिपल जीरोस में ले रहे हैं, हम यहां पे भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। कर दिए सारे राउंड ऑफ। ठीक है, next, what about the costs? How much inflation has to be given on costs? 5%। सेम इसी तरीके से लगा दो 1.05, but this is only for 1 year। सेकेंड ईयर का क्या होगा? देखना मैं ठीक लगा रही हूं ना? हम 5% का। 5% ही तो लगाया। ओ सॉरी, Power is to 3। And power 3. पावर 3 तीसरा साल है, यानी 5% से इस नंबर पे 3 साल का इन्फ्लेटेड इम्पैक्ट आना चाहिए। क्यों भाई, क्यों भाई? पावर 3। फोर्थ ईयर
What is the cost? 4 साल का इन्फ्लेशन, करेक्ट? राउंड ऑफ कर दें? Now what will you get? Profit? Contribution. Cash flows. No contribution, no profit needed. We need cash flows. Although this doesn't involve mark reduction. ठीक है, ये कैश फ्लोज हैं क्योंकि हमने कुछ डेप्रिसिएशन की इसमें स्टोरी करी नहीं, कुछ और किया नहीं. दीज आर गोइंग टू बी कैश फ्लोज ओनली. अब इसमें से टैक्स माइनस करते हैं. क्या क्वेश्चन ने कहीं पे भी टैक्स का कुछ भी जिक्र किया? लेकिन मैम अगर फिक्स कॉस्ट वगैरह सब दे रखा हो तो इसको हम कंट्रीब्यूशन कंसीडर करेंगे. नहीं, इसीलिए मैंने बोला कंट्रीब्यूशन मत मानो ना इसको. हाउ कैन इट बी कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन भी तो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. दिस इज नॉट कंट्रीब्यूशन. हो सकता हाँ, है लेकिन costs अगर हो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट्स भी सब हो तो देन तो प्रॉफिट है. हाँ, यानी पीबीटी. यस यस. ओके. ठीक है. Okay. और क्योंकि हमारे पास डेप्रिसिएशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू योर कैश फ्लोज. या ओके. डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट का इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना, तो वट एवर इज द प्रॉफिट दैट बिकम्स योर कैश फ्लोज. Okay. ठीक है. ओके. अब क्या करें? देयर इज नो टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन. नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली वन थिंग, पीवी फैक्टर ले लो इसका. वैसे मैं हमेशा कैलकुलेशन को ना उस पे भी रखती थी. मैम इनिशियल इन्वेस्टमेंट. हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे जोड़ दूं, यहीं पे ईयर 0 जोड़ दूं. मेरी आदत है वो जोड़ने की. सो लेट मी जस्ट एड ऑन हियर ईयर 0. ईयर 0 पे व्हाट विल बी द कैश आउटफ्लो? 1500. ये रहा, दिख रहा है? बी, प्रोजेक्ट बी पे दिस इज 1500. गॉट इट? अब नेट कैश फ्लोज आ गए सारे. 1 is a cash outflow, rest all are cash inflows. ठीक है. अब पीवी फैक्टर क्या लेंगे? क्या लेंगे? 10%. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%. कहां से आया 10%? Nominal Nominal cost दिया of हुआ है. capital. ठीक है, दिया हुआ है. ओके, सो 1 पे इट विल बी 0.0 पे इट विल बी 1, देन 0.909, eight to 6. Guys, can you all hear me? बताइए, यहां तक सब लोग पहुंचे? Yes, ma'am. क्या बोलते हो? ठीक है. नेट प्रेजेंट वैल्यू $560,000. डन. यहां तक सबका आंसर आ गया. So common points where possibly mistakes can happen is putting up inflation. Inflation calculation का ध्यान रखना. Number 2, the method to be used has to be nominal method क्योंकि यहाँ पे specific rates of inflation दी हुई है. इन दोनों चीजों पे कॉशियस रहना. एग्जामिनर्स बार बार टेक्निकल आर्टिकल्स में भी और एग्जामिनर्स रिपोर्ट में भी यही चीज हाईलाइट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन की डीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर एवरीवेयर डीलिंग विद इन्फ्लेशन. तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन की अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को होनी बहुत जरूरी है. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे. पार्ट 2, गिवन द कैपिटल कंस्ट्रेंट कैलकुलेट द ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन एंड द रिजल्टिंग एनपीवी. यानी कि अब कैपिटल राशनिंग करेंगे एंड इट विल बी पार्ट ए का 2. ओके, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स डू वी हैव?
सारे प्रोजेक्ट्स लिख लो। मैम अगर हम हाँ जो जी। आपने ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 ईयर में लिखी है, हम इसको यहाँ पे ना लिख के एनपीवी कैलकुलेट करते टाइम इनिशियल इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट माइनस कर दे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा? मेरे को आदत है यहाँ लेने की, क्योंकि जहाँ वर्किंग हाँ कैपिटल आ हाँ जाती है ना, फिर मैं यहीं पे मर्ज कर देती हूँ। उससे याद रहता है कि हम लास्ट में रिलीज करानी है वर्किंग कैपिटल। और अगर वरना किसी क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल फाइन है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इंक्रीमेंटल फाइन मतलब फाइन हर साल बढ़ता जाएगा। नहीं मैम, एक पर्टिकुलर फाइन की अमाउंट गिवन थी कि आपको ये फाइन पे करना है। हाँ तो कैश क्या आउटफ्लो है, एग्जाम कैश कितने? आउटफ्लो है, लेते रहो। तो उसको एक ही बार में डिडक्ट कर दें या फिर हर साल से कंसीडर करेंगे? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखो, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड। वो बोल रहा होगा कि ये फाइन हर साल लगेगा या इमीडिएटली लगेगा। क्वेश्चन हाँ, की तो लाइन ही था। इंफॉर्मेशन ओके। इमीडिएटली था, हाँ हाँ तो ईयर 0 पे लगेगा। और हाँ, कैश, मतलब ऐसे ही लास्ट में डिडक्ट कर दें उसको, इनिशियल हाँ इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, ईयर 0 पे उसको डिडक्ट कर दो। और अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि हर साल पेनल्टी लगेगी, तो हर साल के कैश फ्लोज में से डाल दो। हाँ हाँ, फिर तो यहीं पे ट्रीटमेंट होगा उसका, नीचे अलग से दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है जी। बी की एनपीवी हमने क्या निकाली, 560। सी की कितनी निकली, 325। देन 590, 840। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, मुझे सबसे पहले तो ये याद दिलाओ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स? NPV divided by NPV divided by investment. एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बेसिकली मैं $1000 लगा के 390 की एनपीवी कमाऊंगी। दिस इज व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज। लगाओ कॉपी और सब पे डाल दो। नाउ नोट डाउन, भाभी ये फोन देना बड़ापा को। in the exam most of the students get confused with profitability index का formula also। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, जो प्रॉफिट बताए। प्रॉफिट क्या होता है, मैंने कितने पैसे लगाए वर्सेस मेरे कितने बच गए, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रेशो, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। समझ गए? रैंकिंग करें फिर इस पे। करें रैंकिंग, बताओ which is the most profitable contract? D D D 0.5, ठीक है, रैंक 1। देन F F E C E ठीक है, रैंकिंग ठीक है ना, सही है। yes ma'am. अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे, दैट सम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड सम दे वर इंडिपेंडेंट। उस पॉइंट को भी कंसिडर कर लेते हैं। कौन से वाले थे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, सी एंड ई। नाउ टेल मी विच वन टू एक्सेप्ट, ई या सी। ई कर लेते हैं यार, ज्यादा प्रॉफिटेबल है ई। जब दोनों में से एक ही को करना है, why not we go ahead with the more profitable one? Obviously a business will go ahead with more profitable, यानी कि वो सी को तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैम Got वो it? तो बोलो बोलो। मैम वो तो बाद में पता चलेगा ना, जब हमारे जितना हमारे पास वो बचेगा कैश। आप कॉम्बिनेशंस बना के भी देखोगे ना, तो भी आप इसको चूज नहीं करोगे, पर ठीक है कॉम्बिनेशंस में चूज कर लेना। बताओ, अब अपन इसके कॉम्बिनेशंस एक बार बना लेते हैं। पहला कॉम्बिनेशन बोलो। D and F. बताओ, सबसे प्रॉफिटेबल्स वालों को लो, डी एंड एफ, करेक्ट। डी और एफ। डी में कितना खर्चा लगा देंगे हम, 1125। एफ में कितना लग जाएगा, 1300। हमारे पास पैसे कितने हैं, वी हैव 5 million 5 million. 1000। अभी भी पैसे बच रहे हैं, कितने पैसे बच रहे हैं, 2575।
कौन सा ले सकते हैं? ई। ई, तो ई ले लो। ई कितना ले सकते हो? 1850। 1850। अभी भी कुछ पैसा बच रहा है? सॉरी, प्रोजेक्ट ए। बिल्कुल। नाउ रिमेंबर, डोंट चूज सी। ठीक है, 725 में अब हम कौन सा लेंगे? ए ही ले पाएंगे, और ए भी बल्कि पूरा नहीं होगा। ए कितना परसेंट पूरा हो रहा है? 1000 टोटल उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम 725 इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी परसेंटेज कितना इन्वेस्ट किया गया हमने? परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 100% है, ये 100 है, ये 100 है, ये कितना है? 72। 72 तो कमाई बताओ कितनी आएगी? एग्जाम में ऐसे ही लिंक कर देना, ठीक है? एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा आप कर क्या रहे हो। बताओ, थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी अपने को। 2347.75, ठीक है, करेक्ट। यस। दूसरा कॉम्बिनेशन बोलो। अब ए की कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा दिख रहा है जो बनाने लायक बनता है, जिसमें हम सी को ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं आएगा क्योंकि हमने ई पूरा ले लिया। अगर हम ई पार्ट में ही ले रहे होते तो दूसरे कॉम्बिनेशन बना के देखने की जरूरत पड़ती। यहाँ पे आप जो कॉम्बिनेशन बनाओगे उसमें टाइम ही वेस्ट करोगे। बात समझ में आई? प्रॉब्लम कहाँ है? आइदर वी चूज सी और वी चूज ई। ये दोनों कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत वहां पड़ती जहां पे शायद हमारा ई पूरा नहीं होता, तो हम सी ले लेते अगर वो पूरा हो रहा होता तो। लेकिन ये तो बात ही नहीं आ रही, हम ई पूरा ले पा रहे हैं। अब आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, वो लेस प्रॉफिटेबल बनेगा, चाहे आप ट्राई करके देख लो। एक ट्राई कर लेते हैं। वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद डी, we'll always go with F, then the next can be C and ए। A। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। मैम अगर हम रैंक के हिसाब से चलेंगे तो हमारा ऑप्शन 1 ही ऑप्टिमम ऑप्शन नहीं होगा। वही आएगा, वही मैं एक बार वो सिर्फ चेक, मन की तसल्ली के लिए चेक करा रही हूँ, वही आएगा क्योंकि इसमें हम बेस्ट ऑप्शन कर पा रहे हैं। तो हमें दिखाने की जरूरत है बाकी ऑप्शंस फिर हमें नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारे रफ वर्क के लिए कैलकुलेशन दिखा रही हूँ कि तुम्हें अगर ये डाउट एग्जाम में आए, हाउ विल यू मीट अप दैट डाउट। ठीक है, कुछ बच तो रहा मैम है? यहाँ पे भी सारे सेल लिंक करने की नीड है। हाँ, जैसे आप ऊपर से एनपीवी और आउटले से सेल नीड कर रहे हो, लिंक कर रहे हो, तो यहाँ पे भी लिंक करने की नीड है। बेटर तो वही रहता है यार। बिकॉज वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट में तो नहीं, ये तो आपका रफ वर्क है, मत करो उसको, रफ वर्क में मत करो। मैं तो इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि मैं कर क्या रही हूँ। ये तुम्हारा तो रफ लेकिन वर्क हम है। एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, रफ वर्क को आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके। यार ये तो प्रॉफिटेबल मामला नहीं लग रहा है। 850 आउट ऑफ 1500 इंटू 100। ओके, एक ही नेट प्रेजेंट वैल्यू 390 आ रही है, और यहाँ पे हम 560 का 55% अर्न करेंगे। Two 248.23 is the net present value if we go with combination number 2. Anyways, it won't be more profitable. यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपने ऑल बेस्ट रैंक्स लेके यूज किया है, इसके ऊपर ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू कोई नहीं देगा आपको। यानी हम क्या सीधा सीधा डिसीजन सुनाएंगे,
that D, F, E and A, जिसमें A should be accepted for 72.5%, this combination should be adopted. Got it? समझ गए? मैम एक डाउट है बोलो. मैम, इंडिविजिबल प्रोडक्ट्स में हम कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, डिविजिबल में नहीं लेते हैं ना? वापस बोलो. इंडिविजिबल प्रोडक्ट्स में लेते हैं ना कॉम्बिनेशन, डिविजिबल प्रोडक्ट्स है ना ये? डिविजिबल मींस आप आधा भी ले सकते हो. जैसे मैंने 72.5% ऑफ द प्रोजेक्ट ले लिया. अगर क्वेश्चन बोलता कि ए डिविजिबल नहीं है, यानी कि मैं 725 नहीं ले सकती हूँ, या तो लो तो ए का पूरा 1000 का इन्वेस्टमेंट लगाओ, वरना कुछ मत लगाओ. डिविजिबल होने की वजह से आई कैन इन्वेस्ट इन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? गॉट इट? बस मैम। मैम एक डाउट है मैम, किस आपने अभी बताया था ना पहले कि किस क्या कहते हैं कंडीशन में हमें ऑप्शंस वगैरह देखने पड़ेंगे. आप ये बता रहे कौन से ऑप्शंस है, मैंने सुना नहीं था वो कंडीशंस. कंडीशन ये थी, हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं. फर्स्ट रैंक पे डी आया, क्या हमने पूरा किया? कर लिया. नेक्स्ट रैंक पे एफ आया, क्या हम कर पाए? कर लिया. तीसरे पे ई आया, क्या हम पूरा कर पाए? हमने ई भी कर लिया. अगर ऐसा हो कि ई पूरा नहीं हो पा रहा है, तब देखना कि सी ले ले. फिर मतलब अगर सी और ई ये दोनों में लड़ाई है ना, और इसमें से एक पूरा नहीं कर पा रहे हम क्योंकि वो महंगा है और वो तो फिर हम डिविजिबल, देखेंगे. तो दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना. लेकिन जहां वो पूरा हो रहा है, वहां पे आपकी जो ये वाली रैंकिंग आएगी, यही सबसे प्रॉफिटेबल आएगी. हम पूरा कर पा रहे हैं ई को भी, और इन एनी केस ये फायदेमंद होगा ही होगा. हम सी को क्यों लेंगे 750 वाले को, जिसमें 325 का फायदा आ रहा है, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 0.43 का आ रहा है. हम Yes, हमेशा समझ ई गया. करेंगे, दैट इज मोर प्रॉफिटेबल. ठीक है? रितिका, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? यस मैम, जैसे हमने सेशंस देखे तो उसमें आप बीच बीच में क्वेश्चंस कराते हो सेक्शन ए के ये वो, तो मैम वो उसमें प्रेजेंट वैल्यू गेट सब निकालनी पड़ती है, आप एक्सेल पे कराते हो, बट मैम सेक्शन ए के क्वेश्चन में एक्सेल पे कैसे करेंगे एग्जाम में? अच्छा, उसको इसलिए मैंने आज तुम्हारे ग्रुप पे बोला है क्या, पेपर पेन से करो. तुम पेपर पेन पे करो. मैं तो एक्सेल में इसलिए करा रही हूँ ताकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाए क्लास में. तुम्हारे पास पेपर पेन होगा ना सेंटर में, फटाफट फटाफट लिख लिख के यस करो. मैम, बट वही है ना, हम भी यही सोच रहे हैं, एक्सेल पे जल्दी हो जाता है. हाँ, तो प्रैक्टिस करते टाइम कर लो. देखो इसका एक मैं डिफरेंस बताती हूँ. आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? 400 क्वेश्चन. एग्जाम में कितने करने होंगे? 10 क्वेश्चन. यस मैम. ठीक है? तो उसमें हर किसी में प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी होगी. सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि चलो सब लंबी लंबी कैलकुलेशन करो. वहां पे अपने को एक दो करने हैं, यहाँ पहाड़ करना है. तो प्रैक्टिस होना जरूरी है, और वो भी स्पीड में होना जरूरी है. ठीक है? यस मैम. चलो, अब अपना टाइम निकल रहा है, जल्दी जल्दी. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो हमने इसकी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी. चेक कर लो. Given the capital constraint, calculate the optimum investment combination and the resulting NPV. अब आप क्या करते हो बच्चे, क्वेश्चन यही छोड़ देते हैं. एग्जामिनर नंबर नहीं काटता, पर मैं फिर भी सलाह दूंगी, प्लीज अपने इस कॉम्बिनेशन को लिखो. डू राइट इट. हाउ टू राइट इट? द बेस्ट and optimal combination of projects is project D, F, E, A to be accepted, and A only 72.5% of the project will be accepted, considering 5,000 of restriction on capital usage. ठीक है? उसके अलावा इन्होंने क्या पूछा कि एनपीवी भी बतानी है. बताओ एनपीवी. What will be the NPV of the combination? What will be the NPV of the combination? 2347.75. $0. Remember, you are writing everything in $000. ठीक है? तो ये जो है ना, ये पूरा लिखना. अब नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट पे अब तुम लोग मुझे गाइड करोगे कि इसको तुम अगर होते तो कैसा आंसर बनाते. फिर मैं गलत या सही बताऊंगी. फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2, explain the approach Crockett Co should use to determine the optimum replacement cycle for the company car fleet. यानी कंपनी को कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए
ताकि वो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल को कैलकुलेट कर पाए। चलो आ जाओ इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 पे। A number of Crockett Co's employees have a company car. The entire company car fleet is now due for renewal, and in the past it has been replaced every 4 years. हर 4 साल में कंपनी की कार्स हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी नई कंपनी कार्स ले लेते हैं और पुराने वालियों को डिस्कार्ड कर देते हैं। Management are not sure if this is the optimum length of time and feel that other fleet replacement cycles, such as every 3 or 5 years, should also be considered. यानी यहाँ पे अब इनको सवाल आ गया दिमाग में कि यार हम हर 4 साल में रिप्लेस कर रहे हैं, मे बी ये हम सही नहीं कर रहे हैं, तो क्या कुछ किया जा सकता है? वो आपसे इसमें सलाह मांग रहे हैं कि बताओ जी क्या किया जा सकता है। अब तुम सब इसका एक आंसर ड्राफ्ट अप करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगी कि तुमने जो करा वो क्यों गलत है और एग्जामिनर क्यों नंबर काटेगा। मैं तुम्हें इसके बकायदा 5 मिनट दूंगी, कंसिडरिंग 4 मार्क्स है। You have to explain the approach which the company should use. कंपनी कह रही है कि भाई 3 साल और 5 साल की भी अब हमें रिप्लेसमेंट साइकिल कंसिडर करनी चाहिए। आंसर में क्या डालोगे क्विकली? एंड चलो मैम ये पूरा थ्योरी है? पूरा थ्योरी में लिखना है, बिकॉज नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। थ्योरी है तो सिर्फ पॉइंटर्स बनाओ 2-3 मिनट में कि तुम इन पॉइंटर्स के आसपास आंसर लिखोगे। सोचो क्या लिखोगे। योर 2-3 मिनट्स स्टार्ट नाउ। मैम जैसे कैपलन के एग्जाम किट में क्वेश्चन था ओकेएम को से, जिसे वो मतलब उन करेक्ट करना था, तो उस तरह के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी हो तो वो कहाँ पे मिलेंगे? अभी ये इस तरह के क्वेश्चन बाद में एग्जाम्स करेंगे, में ज्यादा आते हैं। पहले यहाँ बीच में सबको इधर उधर मत भटकाओ, यहीं पे रहो। ओके ओके ओके। गाइस जल्दी जल्दी हाथ चलाना। डन। ओके स्नेहा, what Yes, you are ma'am. saying is correct. One main word is missing for this. Whatever you're writing is correct, but one key word is missing. Perfect, प्रियल, perfect, perfect, perfect. यही चाहिए। चलो बाकी बच्चे रुक जाओ। अब जितने भी लोग हैं अनम्यूट करके बोलो तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या हो सकता था। दिस इज समथिंग जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते यार, ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया। Crockett Co should use the approach of equivalent annual cost to decide the replacement cycle, and परफेक्ट it is calculated by using present value by देखो annual. बच्चों, तुम सबने रिप्लेसमेंट साइकिल में सुना है ना ये ईसी। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ईएसी का नाम सुना है ना, रिप्लेसमेंट साइकिल में मेरी पीपीटीज में भी है। वही पूछ रहा था ये क्वेश्चन ने, कहीं पे भी इस पूरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की बात ही नहीं की। इसका मतलब वो चाह रहा है आप बात करो,
उसने कहीं नहीं बोला, उसने बस ये बोला है कि हम हर 4 साल में रिप्लेस कर देते हैं गाड़ियां। क्या 3 साल और 5 साल का इवैल्यूएशन किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो आप बताइए कि हम इस इवैल्यूएशन को कैसे करें। तो सोचो, रिप्लेसमेंट साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, स्लाइड्स में क्या था? ईएसी था, बस ईएसी एक्सप्लेन करना है इसमें। अब आप 4 नंबर का ईएसी में क्या एक्सप्लेन करोगे? ईएसी में पहले तो ये एक्सप्लेन करो कि इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का फंडा यूज करते क्यों हैं। आपको 3 साल की साइकिल, 5 साल की साइकिल या 4 साल की साइकिल, इसमें से 3 साल वाली अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप 3 साल तक खर्चे भुगतोगे, वो अपने आप ही कम आएंगे। यही खर्चे 4 साल तक चलेंगे तो अपने आप ज्यादा आएंगे, यही खर्चे 5 साल चलेंगे तो अपने आप ज्यादा आएंगे। जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है। The expenses which will be incurred on the fleet of cars for 3 years will obviously be lower than the expenses which will be incurred under a 4-year cycle or a 5-year cycle. In such cases, 3-year replacement cycle will be chosen. But this is not the correct way of taking a decision, because if a 3-year replacement cycle is taken, then more replacements will be needed. The car will be used for a lesser period of time. समझ गए? यही लिखना है। So now suggest, ये तो आ गया एक बैकग्राउंड देना कि कंपनी अगर डायरेक्ट यूज करने की कोशिश करेगी तो प्रॉब्लम आएगी। नाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, equivalent annual cost approach can be used by the company. With using equivalent annual cost, the company can identify what is the cost of keeping a cycle of 3 years, giving an annual cost to decide. यानी कि 3 साल की साइकिल पे एनुअल कॉस्ट क्या होगी? With a 4-year replacement cycle, what will be the annual cost associated with the car fleet? और लास्ट में ये जरूर बताना कौन सा वाला ऑप्शन चूज करोगे, which will give हाईएस्ट ईएसी या लोएस्ट ईएसी? लोएस्ट। लोएस्ट ईएसी। यानी मैंने क्या क्या बात करी? ईएसी के आसपास ही बात करी। क्या प्रॉब्लम्स होती है इफ ईएसी इज नॉट यूज्ड? देन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट साइकिल, कंपनी कैन यूज इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट अप्रोच। और तीसरा कौन सा वाला इसमें ऑप्शन चूज किया जाता है? द ऑप्शन हैविंग द लीस्ट ईएसी विल बी चोजन। तो ये 3 छोटे छोटे पॉइंट्स आप बनाओगे। जो मैंने अभी बोला वही चीज आपको एग्जाम में टाइप करनी है। यानी अब गोइंग फॉरवर्ड अगर इस तरह का कोई छोटा सा क्वेश्चन आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन में आएगा, छोटा सा पार्ट, उस पे ऐसे बुलेट्स बनाओ कि मैं इसमें प्रॉब्लम्स पे बात करूंगा कि अगर ईएसी यूज नहीं होता है तो आप क्या प्रॉब्लम्स पे बात करोगे। फिर आप बोलोगे कि टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स ईएसी अप्रोच कैन बी यूज्ड। ठीक है? अब प्रॉब्लम इसमें भी कोई बोलो बोलो। इसमें भी कोई लाइन से लिमिट है? जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आती हूँ। अब 4 मार्क्स के लिए ध्यान रखना, आपको यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। जैसा मैंने अभी स्क्रीन बनाया हुआ है, आपका एग्जामिनेशन सेटअप भी ऐसा ही होता है। अप्रोक्सीमेटली आई तक आपको एक्सेल दिखेगी, उसके बियॉन्ड वाली फिर आपको इधर से ना ऐसे लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब नजर आएगी। बीइंग एन एग्जामिनर, जब मैं मॉक्स चेक करती हूँ, जब बच्चे यहाँ राइट में लिखते जाते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। पूछो क्यों? मुझे पता ही नहीं चलता बच्चे ने कितनी डिटेल में लिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर वो लाइंस बदलता है तो मुझे पता चल जाता है इसमें 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखा है, 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखा है, 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखा है। बट व्हेन ही टेक्स इट सीधा 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 सीधा, मुझे क्या पता कितनी लाइन बन रही है। तो लिटरली तुम लोग मानोगे नहीं, मैं उसके सेंटेंसेस को काट के नीचे चिपकाती हूँ देखने के लिए कि भैया कितनी लेंथ डाली है इसमें। तो इट्स नॉट अबाउट राइटिंग इन लेंथ, इट्स अबाउट हाउ मच डिटेल यू आर गिविंग। For 4 marks question, you have to write 8 lines, double lines. For 1 mark, 2 lines. इस फंडे को याद रखना। यानी 8 लाइंस का आंसर होना चाहिए, जिसमें मैं सबसे पहले तो 2-3 लाइंस में ये एक्सप्लेन करूंगी कि प्रॉब्लम क्या आएगी डायरेक्ट कैलकुलेशन में।
if the costs directly are considered for a 3-year cycle or a 4-year cycle or a 5-year replacement cycle, then for sure, obviously, costs will be lower in a 3-year replacement cycle. Because for 5-year replacement cycle, the costs on the fleet of cars will be incurred for 5 years. But with the 3-year cycle, the cars will be replaced too early as compared to a 5-year cycle. ये जाएगा 3-4 लाइन में जाएगा आराम से, ये बातें लिखना, ठीक है? यानी कि 4 मार्क्स के लिए 8 लाइंस. जब आप सलाह दोगे कि EAC अप्रोच यूज करो, तो थोड़ा सा EAC के बारे में भी बताओगे. अंडर दिस अप्रोच, a company can calculate the annual cost associated with the replacement decision. If a car is kept for 3 years replacement cycle, the EAC approach can give the annual cost under that replacement decision. ठीक है? और फिर अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन चूज होगा जिसमें EAC will be the lowest. Got it? मैं जो बोल रही हूं वो तुम्हें लिखना है. तो रेलेवेंट आप कैसे लिख रहे हो कि भाई अभी सीधा चलोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, इसका इलाज है ये वाली अप्रोच, और इस अप्रोच में आप वो चूज करोगे जो सबसे कम कॉस्ट वाला होगा. दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड आंसर. समझे? अब मेरे साथ साथ पार्ट नंबर सी आप लोग खुद इसी तरह से बुलेट्स बना के करोगे. मैं पूछूंगी, देखें क्या स्ट्रक्चर बनाया आपने. पार्ट सी. अब देखो बहुत सारे मार्क्स दाव पे हैं. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. In relation to investment decision 3, describe the 2 approaches for dealing with inflation and provide a reasoned recommendation as to which approach Crockett's management should follow. तो पहले investment decision 3 पे आते हैं. The management of Crockett Co are considering the financial viability of another project, but as yet no detailed financial information is available to perform an NPV appraisal. बात करेंगे बहुत ही सुंदर समर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है. ये भाई ये पढ़ाई हो रही है, मजाक हो रहा है? गर्मियों में अच्छे से प्लांटिंग करेंगे. ओके. The management of Crockett is considering financial viability of another project, और इस another project की NPV के लिए हमारे पास information है नहीं. One of the reasons for this is that the various cash flows will be subject to a number of different rates of inflation that are very uncertain at present. क्या इस सेंटेंस में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है? यही जान है आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन की. स्पेसिफिक रेट्स हो भी सकती है. बिल्कुल. तो क्या प्रॉब्लम बताई उन्होंने कि जो भी कैश फ्लोज आएंगे ना उनकी अलग अलग रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन लगेंगी, और ये अलग अलग रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन अभी आप अंदाजा लगा सकते हो, अनसर्टेन है एट प्रेजेंट, इसीलिए एनपीवी नहीं निकल पा रही है. फॉर एग्जाम्पल, selling price inflation may be no more than 2% per year, whereas material cost could be anything from 4% to 6% per year. यानी ये इसके आसपास कहीं भी घूम सकती है इन्फ्लेशन रेट, मटेरियल पे अलग और सेल्स पे अलग. इसका मतलब इट्स अ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट का केस. तो कौन सी अप्रोच आती है टू डील विद इन्फ्लेशन? नॉमिनल रेट. नॉमिनल रेट अप्रोच, मनी मेथड, मनी अप्रोच. ठीक है. The general rate of inflation is expected to differ from both of these. यानी general rate of inflation तो तीसरी रेट होगी. Management are not sure whether the appraisal could be performed by simply ignoring the inflation altogether. जब ऐसी सिचुएशन है जहां पे इन्फ्लेशन आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, बीइंग अ प्रोफेशनल क्या आप ये एडवाइस करोगे कि बिना इन्फ्लेशन के या इन्फ्लेशन को इग्नोर करके एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लो? विल यू एडवाइस दिस? नो मैम. नो. बहुत ब्लंडर हो जाएगी ये, क्योंकि इन्फ्लेशन से सारे कैश फ्लोज के नंबर बदल जाएंगे. तो अब आते हैं रिक्वायरमेंट पे. इन्वेस्टमेंट डिसीजन 3 के रेफरेंस में डिस्क्राइब द 2 अप्रोचेस फॉर डीलिंग विद इन्फ्लेशन. क्विकली टेल मी व्हाट आर द 2 अप्रोचेस टू डील विद इन्फ्लेशन. फॉरगेट द इन्फ्लेशन. रियल नॉमिनल. तो अप्रोचेस कौन सी थी? Either they can use a real method to give effect to inflation, or they can use
money method to give effect of specific rates of inflation. ठीक है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो रियल मेथड में भी दिया जा सकता है, लेकिन वहां पे एक ही रेट होगी, उससे वो थोड़ा बहुत जो इम्पैक्ट देंगे वो देंगे, लेकिन मनी रेट में स्पेसिफिक रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन होंगी और एक्यूरेट हम सब पे अलग 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 लगाएंगे, ये जरूर लिखना। आगे इन्होंने पूछा, अब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ मच शुड आई एलोकेट इन दिस। क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट भी है, आपको एक रीजन रिकमेंडेशन भी देनी है। तो बताओ, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए, पहले पार्ट में तो ये अप्रोचेस बताना, दूसरे में रिकमेंडेशन देना। रिकमेंडेशन फॉर विच अप्रोच टू बी यूज्ड, बताओ क्या बोलते हो, कितने मार्क्स अप्रोचेस पे एलोकेट करूं, कितने मार्क्स रिकमेंडेशन पे एलोकेट करूं? 1 mark recommendation. ओके, तुम बोलोगे 3 थोड़ी सी उसमें बेटा इंटेलिजेंसी की बात करती हूँ, अब तुम धीरे धीरे आगे पी लेवल की तरफ जा रहे हो। रिकमेंडेशन में तुम सच में 6 लाइन का कुछ कर पाओगे, क्योंकि 3 मार्क्स का मतलब 6 लाइन है। I believe 4 marks for approaches, 2 to each approach and 2 for recommendation. ठीक है, सो कंसिडर हाउ मच इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू गिव टू द एग्जामिनर, सो एलोकेट 4 मार्क्स हियर एंड एलोकेट 2 मार्क्स टू द रिकमेंडेशन, क्योंकि रिकमेंडेशन तो सीधा फैसला है, डिस्कशन तो ऊपर हो रहा है, तो डिस्कशन पे थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा देना। दैट मीन्स आई हैव टू राइट फॉर 2 मार्क्स वर्थ रियल मेथड पे एंड 2 मार्क्स वर्थ फॉर नॉमिनल मेथड पे। Now 2 marks means 2 new set of informations. रियल मेथड में 2 मार्क्स की क्या इंफॉर्मेशन दोगे? 2 पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन दो, जो हम 4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। रियल मेथड में क्या हो सकती है, बता दो, रियल मेथड होता क्या है? जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक तो, और दूसरा किन स्टेट्स पे लगा देते हैं ये? सेम रेट चल रहा होता है जहाँ इन्फ्लेशन का, जहां पे एक स्टैटिक सा एनवायरनमेंट होता है, द एनवायरनमेंट इज नॉट अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल सा चल रहा है, लेकिन यहाँ तो स्पेसिफिकली इस केस में क्या बोला था पता ही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे रियल मेथड आप लगा सकते हो वो वाला सिनेरियो होता है जहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हो, एक जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, सारी चीजें उसी के बेसिस पे अप एंड डाउन हो रही हो। अब यही चीज मनी मेथड में क्या लिखोगे, स्पेसिफिकली यूज्ड वेयर, जहाँ fluctuating inflation. इन्फ्लेशन स्पेसिफिक है, फ्लक्चुएशंस अलग अलग है, हर इन्फ्लेशन रेट भी अलग अलग फ्लक्चुएट हो रही है, वहां पे मनी मेथड इज अ बेटर अप्रोच। तो मनी मेथड को आपने एक्सप्लेन कर दिया, रियल मेथड को आपने एक्सप्लेन कर दिया 2 अप्रोचेस में कि इनको कैसे यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है। अब रिकमेंडेशन तुम्हारे केस में 2 मार्क्स मींस 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। 1 यू विल गिव अ रिकमेंडेशन कि भाई इनको ये वाला मेथड यूज करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए? मनी मेथड। मनी मेथड। अब रीजन भी दे दो, क्यों मनी मेथड? डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन है बट वो अनसर्टेन है। तो एक तो कुछ प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, तो आप स्टैटिक तो लगा ही नहीं सकते ना कि एक रेट ऑफ इन्फ्लेशन चेप दी सब पे, क्लियर कट दिख रहा है यार ये कुछ भी हो सकता है। दूसरा, सेल्स पे अलग जा रहा है, मटेरियल पे अलग जा रहा है, इसका मतलब स्पेसिफिक रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन आएंगी और उनके डायनामिक्स भी बदल सकते हैं। तो 2 वजह मैंने दे दी, नंबर 1 स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन, नंबर 2 इनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं ये, यानी पता नहीं लगा पा रहे हैं हम। तो जहां पता नहीं लगा सकते हैं वहां पे तो वैसे ही फ्लक्चुएशन की वजह से कैश फ्लोज भयंकर चेंज हो जाएंगे। इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव इफेक्ट टू एग्जैक्ट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं चलेगी फिर उसमें। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पे आप इसको डिस्कस करेंगे एंड अप्रोक्सीमेटली जो मैंने बोला है वो 4 लाइन लगेगी लिखने में। 4 लाइन मीन्स लाइक दिस, इतना पोर्शन। ओके, गॉट इट। तो अब जब आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस करेंगे और कोई पार्ट उसमें ऐसा निकल के आ जाए, साइड बाय साइड स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम। अब आप इसको आंसर से कैसे चेक करोगे? थ्योरी वाले को आंसर से चेक करने की कोशिश कैसे करेंगे?
वो तुम्हें सिखाती हूँ कि इसको कैसे चेक करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 300 में से कुछ था ना? क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा मैंने। 300। एग्जैक्ट 300 ही था। यस मैम। 298 और ये आ गया 300। चलो अब थ्योरी कैसे चेक करते हैं वो देखो। मैं पार्ट सी पे आती हूँ। लो, हमने पहले ये डिस्कस किया था, दोनों अप्रोचेस दे हैव यूज दिस अप्रोच। अच्छा अब देखो, ये जो थोड़ा सा डार्क डार्क सा है ना, दिस इज द एरिया विच द एग्जामिनर लुक्स फॉर इन योर आंसर शीट। क्या हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ये वर्ड यूज कर रहे थे? नॉमिनल टर्म अप्रोच, मनी मेथड, क्या हम ये यूज कर रहे थे? कर रहे थे। जनरल इन्फ्लेशन, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, क्या हम ये सब यूज कर रहे थे? कर रहे थे। हम मिस क्या कर गए? रियल टर्म कैश फ्लोज, रियल डिस्काउंट रेट, हम ये दो चीजें मिस कर गए। यानी कि अब इनको अंडरलाइन कर लेना कि जब भी हम आंसर लिखें तो इन अप्रोचेस के साथ डिस्काउंट रेट की भी बात करें, कैश फ्लोज की भी बात करें, कि ये मनी टर्म्स के कैश फ्लोज हो, मनी टर्म के डिस्काउंट रेट हो। दिस इज हाउ यू विल चेक योर आंसर। अब इधर आ जाओ चॉइस ऑफ अप्रोच में। हमने एक तो चॉइस ऑफ अप्रोच बोली, क्या बोली हमने? नॉमिनल अप्रोच, रियल टर्म्स अप्रोच। अच्छा ये तो बोल रहा है कि वो बहुत इजी रहेगी। अच्छा देखो, इसने ये बात बोल दी जो हम बोल रहे थे कि हम प्रोजेक्ट कैश फ्लोज पे सिंगल रेट ऑफ इन्फ्लेशन वहां लगती है जहां पे इन्फ्लेशन भी एक ही चीज का हो रहा हो, तो वहां पे आप रियल टर्म लगा दो। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैश फ्लोज को इंपैक्ट करे वो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के जैसी ही होनी चाहिए। हमने ये भी बात करी थी कि यार यहाँ तो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन तीसरी आएगी, सेल्स की एक अलग आ रही है, मटेरियल की अलग आ रही है। इन्होंने बोल दी वो बात। और ये भी आ गया, ये लो, कि जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग आएगी, सेल की अलग इन्फ्लेशन आएगी, मटेरियल कॉस्ट की अलग आएगी। इसका मतलब रियल टर्म अप्रोच इनके लिए सूटेबल नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं? क्या यार, सूटेबल नहीं है? तुम बोल दो ना कि सूटेबल है नॉमिनल टर्म अप्रोच। नॉमिनल अप्रोच, नॉमिनल टर्म्स अप्रोच मस्ट बी यूज्ड बाय द कंपनी। समझ गए? इसी तरह से आप चेक करोगे कि आपका आंसर और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस मीट कर रही है क्या। दिस इज हाउ यू कैन चेक। क्या क्वेश्चन पूरा समझ में आया? पॉइंट्स टू टेक केयर ऑफ समझ में आए? यस बताओ। मैम। तो एक बार तुम्हारे लिए समराइज कर देती हूँ की टेक अवेज। नंबर 1, इन्फ्लेशन लगाते टाइम ध्यान रखना, इन्फ्लेशन कैलकुलेशन किस साल से होनी है, कितनी रेट पे होनी है, किस पे कितनी होनी है, उसका ध्यान रखना। सेल लिंकिंग में दिक्कत का ध्यान रखना। फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के केस में बच्चे भूल जाते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज एनपीवी अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में थ्योरी लिखते टाइम बच्चे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते, यानी कि अप्रोचेस तो बता देते हैं, आगे भूल जाते हैं कि रिकमेंडेशन भी देनी थी। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे हमें चूकना नहीं है, ध्यान से एक एक वर्ड देखना वो पूछ क्या रहा है। ओके, बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? और अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बाकी क्वेश्चन हैंडल करोगे? बताओ। यस मैम। Yes, ma'am.